प्यारे बच्चों, कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा बैकग्राउंड वीक है, मेरी स्कूलिंग अच्छी नहीं थी, मैं पहले वीक था, शायद मेरा इस बार नहीं होगा, अगली बार दूंगा। ये सोच ही गलत है। दोस्तों, नीट और जेई में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो 4 से 5 महीने अगर आप अंडरग्राउंड होके पढ़ ले, बल्कि 2 महीने भी अंडरग्राउंड होके पढ़ ले और प्लानिंग से पढ़ ले, तो आप 100% अच्छे रैंक सकते हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल इस धरती पर हैं। तो बच्चों, आओ इस बात को ध्यान रखते हुए आज से और अभी से पढ़ने बैठ जाओ। अब मैं आपका वेलकम करता हूं। वेलकम टू मोदगिल फिजिक्स क्लासेज में इंजीनियर संदीप मोदगिल बच्चों चंडीगढ़ से आज फिर आपके साथ। प्यारे बच्चों, आज 11th फिजिक्स का बहुत ही प्यारा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नेम इज सरफेस टेंशन। बच्चों, सरफेस टेंशन में टोटल 3 वीडियोस में आपसे डिस्कशन किया जाएगा। पहले हम फटाफट उसका इंडेक्स देख लेते हैं, जो आपके लिए बहुत जरूरी है उसको विजुलाइज करने के लिए कि चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। देखो बच्चों, इसमें वीडियो 1 में हम टोटल 6 टॉपिक्स कवर करेंगे। सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, सेकंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन, डिफरेंट केसेस ऑफ फोर्स, शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट और एक्सेस प्रेशर। ये 6 टॉपिक्स बच्चों हम फर्स्ट वीडियो में करेंगे। सेकंड वीडियो की अगर आप बात करेंगे बच्चों, तो हम करेंगे स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग ऑफ केस। स्पेशली हम इसमें करेंगे ब्लोइंग, स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग। ब्लोइंग, स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग ड्रॉप्स और बबल के लिए पढ़ते हैं बच्चों। थर्ड वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे स्पेशल प्रॉब्लम्स, कैपिलरी एक्शन जो होता है वो पढ़ेंगे, और लिक्विड इन ग्लास प्लेट। टोटल हमें 3 वीडियोस कवर करने हैं। तो आओ बच्चों, हम इसका फर्स्ट वीडियो का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। प्यारे बच्चों, सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी पढ़ने से पहले मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग का तरीका बदल जाएगा। देखो बच्चों, मैं आपको एक बहुत पहला एग्जांपल देता हूं। पानी की बूंदें जो होती है गोल होती है, जो बारिश की आती है, ये बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन इसका आंसर आएगा। या आप कभी कभी देखो गरम गरम सूप पिए तो सूप टेस्टी लगता है, गरम सूप, ठंडा सूप टेस्टी नहीं लगता, ये रीजन सरफेस टेंशन आएगा। ये एग्जांपल्स हैं इसके। हम अगर अपन देखो बच्चों, पेड़ों को पानी देते हैं तो उसके रूट्स में वाटर अपन सप्लाई करते हैं, पानी देते हैं तो पानी ऊपर तो चला जाता है, कैपिलरी एक्शन, ये सरफेस टेंशन है। हम टॉवल से अपने आप को साफ करते हैं नहाने के बाद, तो बच्चों ये सरफेस टेंशन इसका रीजन है। फाउंटेन पेन की निब में एक लाइन होती है, सरफेस टेंशन है। जो लालटेन जलाते हैं लोग बाग, तो मिट्टी का तेल कैरोसिन और नीचे डालते हैं, जो कि बत्ती में ऊपर तक आ जाता है, ये एग्जांपल सरफेस टेंशन का है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है बच्चों सरफेस टेंशन डेली लाइफ में आते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल कौन सा मिलता है हमें अपने इंडिया में, कि कभी कभी क्या होता है बच्चों, बारिश के टाइम पे जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो गवर्नमेंट कहती है कि आसपास पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, डेंगू फैलता है, जो डेंगू जिसे हम कहते हैं। तो कहता है आसपास हो तो कैरोसिन ऑयल डाल दो, तो कैरोसिन ऑयल पानी की सरफेस की टेंशन को कम करते से मच्छर बैठकर डूब के मर जाएगा, तो ये सरफेस टेंशन है। तो इन सबको लेते हुए बच्चों हमें डेली लाइफ में भी बहुत ज्यादा काम आता है, इसलिए अच्छा क्लीनिंग ऑफ क्लोथ वो भी सरफेस टेंशन का एग्जांपल है बच्चों। तो इन सबको लेते हुए बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि पहला टॉपिक सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी। देखो प्यारे बच्चों, सरफेस टेंशन जैसा मैंने कहा था हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एंड सरफेस एनर्जी। बच्चों सरफेस टेंशन को समझना तो 3 पॉइंट में समझ लीजिए। सबसे पहले तो व्हाट इज सरफेस टेंशन, ये होता क्या है। सेकंड, इसका मास्टर फॉर्मूला क्या है। और थर्ड बच्चों, इसमें कौन से सिग्निफिकेंट पॉइंट्स है जो तुम्हें याद कर लेने चाहिए, सिग्निफिकेंट पॉइंट्स। तो बच्चों सरफेस टेंशन पहले होता कैसे समझते हैं। देखो बच्चों, क्या होता है, जो लिक्विड होता है कोई भी, चाहे पानी हो, चाहे चाय हो, चाहे दूध हो, उसकी जो सरफेस पे ना एक स्ट्रेच आ जाती है, उस स्ट्रेच को, उस फिनोमिना का नाम सरफेस टेंशन है। कहने से समझिए स्ट्रेच क्यों आ जाती है। देख बच्चे, मैं तुम्हें एग्जांपल यहां से देता हूं। मेरे पास बच्चों एक लिक्विड है, यहां ये लिक्विड जो रखा हुआ नहीं वाला, इसके अंदर जो पार्टिकल दिख रहा है, इसमें सब तरफ कोहेसिव फोर्स मैंने होता है सेम सेम पार्टिकल में रखने वाला, एडहेसिव मैंने डिफरेंट पार्टिकल में। जैसे मैं चौक से बोर्ड पे लिखता हूं तो वो एडहेसिव फोर्स है, तो पानी के मोलिक्यूल आपस में लगा रहे हैं तो कोहेसिव फोर्स। तो ये लिक्विड के अंदर क्या होगा, ये पार्टिकल जो अंदर है सब तरफ से कोहेसिव फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा उस पर। तो जो पार्टिकल सरफेस पे दिखाया मैंने आपको, उसमें सारे एरो अंदर की तरफ दिखाए हैं, तो बाहर तो पानी है ही नहीं, तो उससे क्या होगा, एक स्ट्रेच आ जाएगी सरफेस पे। ये जो फिनोमिना बच्चों, ये सरफेस टेंशन कहलाता है। ये मोलिकुलर फिनोमिना है कि सरफेस के पार्टिकल्स पे नेट डाउनवर्ड फोर्स लगता है और वो एक स्ट्रेच डेवलप करता है, जिसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं बच्चों। और जब लिक्विड रेस्ट में हो तब ये फिनोमिना पड़ता है, उसकी वजह से सरफेस जो होता है ना बच्चों, ये वाला अपना मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करने की ट्राई करता है। इसलिए सरफेस टेंशन में बहुत छोटी सी बात आपको ऊपर से लिख लेनी है बच्चों, क्या कि लिक्विड सरफेस पे एट रेस्ट बिहेव लाइक एन इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन, क्योंकि ऑक्यूपाइंग मिनिमम सरफेस एरिया होता है वहां। इस फिनोमिना का नाम ही बच्चों सरफेस टेंशन कहलाता है। दूसरा पॉइंट आता है बच्चों, इसका मास्टर फॉर्मूला कौन सा है। देखो मास्टर फॉर्मूले के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो मेरी तरफ देखो, अपने गुरु को देखो आप, ये लिक्विड की सरफेस है, तो इमेजिनरी एक लाइन बना लीजिए सरफेस पे, कोई ए बी नाम की लाइन बना लीजिए। उस लाइन पे दोनों तरफ फोर्सेस लगेंगे, कोहेसिव फोर्सेस, तो किसी एक साइड का फोर्स अपॉन उस इमेजिनरी लाइन की लेंथ का रेशियो सरफेस टेंशन कहलाता है। ये पहला डेफिनेशन है, पहला मास्टर फॉर्मूला। इसके 2 हैं, एक अभी समझते हैं, एक थोड़ी देर बाद समझते हैं। देखो बच्चों, सरफेस टेंशन मैंने क्या लिखा बच्चों,
ये लिक्विड सरफेस लिखा, यहां मैंने लिखा देखो AB नाम की लाइन लिखा, दोनों तरफ फोर्स लगा, तो कोई एक साइड का फोर्स लेके सरफेस टेंशन डिफाइन कर दिया मैंने, या तो F/L फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये L क्या है, कहना सर किसी भी लिक्विड सरफेस पे इमेजिनरी लाइन की लेंथ L है और उस पर लगने वाला फोर्स F है, जितनी बड़ी L है उतना ज्यादा F है, रेशियो सेम रहता है क्योंकि एक लिक्विड का सरफेस टेंशन सेम रहेगा, वो उस लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा, लंबी लेंथ पर ज्यादा फोर्स लग जाएंगे। तो इसलिए सरफेस टेंशन बच्चों F/L फोर्स पर लेंथ से डिफाइन किया गया। या एक और तरीका डिफाइन किया गया वर्क अपॉन चेंज इन एरिया से, ये अपन थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं। इसकी न्यूटन पर मीटर, जूल पर मीटर स्क्वायर। तो सरफेस टेंशन के दो मास्टर फॉर्मूले याद कर लीजिए, एक तो याद कर लीजिए बच्चों F/L, एक W/L है, दैट्स ऑल, खत्म। तो बोलो पहले क्या होता है, कहना सर स्ट्रेच मेम्ब्रेन लिक्विड में मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करता है, सरफेस टेंशन कहते हैं। इसको दुनिया में दो तरह से डिफाइन किया गया, या तो F/L या W/L है। W/L फिजिक्स सिंपल सर अभी समझाने वाले हैं, F/L समझा दिया, L इमेजिनरी लाइन पे लगने वाला फोर्स है, ठीक है। F/L इसका रेशियो कहलाता है, सरफेस टेंशन कहलाता है। आओ बच्चों, अब इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट पॉइंट्स है वो यहां लिस्ट बता देते हैं क्या क्या है। सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी है, कई बच्चे बेवकूफी करते हैं, सरफेस टेंशन F/L, F फोर्स है तो सरफेस टेंशन भी फोर्स है, नहीं बच्चों, F उस लाइन पे दोनों तरफ लग रहा है तो नेट फोर्स कुछ नहीं होता। डिफाइंड हमने किया एक साइड का फोर्स अपॉन लेंथ से, पर नेट फोर्स कुछ भी नहीं है, सरफेस टेंशन स्केलर क्वांटिटी है, वो कहीं भी अपन एक भी मान सकते हैं उसमें। सेकंड बच्चों आएगा मोलिकुलर फिनोमिना। मोलिकुलर फिनोमिना मैंने यहां से समझाया कि कौन सी फोर्स अंदर कैसे बाहर से वो स्ट्रेच करते हैं, उसे मेम्ब्रेन बन जाती है स्ट्रेच वाली, क्लियर। तो इसलिए मोलिकुलर फिनोमिना सेकंड पॉइंट। थर्ड मैंने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है क्योंकि मोलिकुलर फिनोमिना है। उसके बाद डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड, सरफेस टेंशन डिपेंड करता है चाय का निकालना, दूध का या पानी का या सोडा का या विस्की का, वो डिपेंड करता है लिक्विड कौन सा भाई, उसके मोलिकुल के कोहेसिव फोर्स पे डिपेंड करेगा ना, वो तो है ना उस पे। ये जो लेंथ कंसीडर की है F/L में L या एरिया, इस पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए नीचे मैंने क्या लिखा बच्चों देखो जरा, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया कंसीडर, इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ कंसीडर। ये सारे पॉइंट ऑब्जेक्टिव में आपको हेल्प करेंगे। मुझे लगता है 3 पॉइंट बिल्कुल क्लियर। व्हाट इज सरफेस टेंशन, कहना सर एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन सरफेस पे रहती है, उसको इस फिनोमिना को सरफेस टेंशन कहते हैं। डिफाइन दो तरीके से, या तो F/L या W/L है। F/L क्या था, कहना यूनिट लेंथ पे जो फोर्स लगता है पानी की सरफेस पे, उसे सरफेस टेंशन कहते हैं। थर्ड, इसके छोटे पॉइंट्स बच्चों आपको याद करने थे। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा बच्चों, कॉपी इट। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है बच्चों। पहले मैं एक तो एक्सप्लेन कर चुका हूं, नेचर ऑफ लिक्विड, चाय का अलग होगा, दूध का अलग होगा, पानी का अलग होगा, ये तो है ही। इसके अलावा बच्चों 2 इफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, एक टेम्परेचर इफेक्ट और एक इम्प्योरिटीज इफेक्ट। बच्चों टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं ना किसी लिक्विड का, तो सरफेस टेंशन कम होता है। को पूछे क्यों होता है, कहना कोहेसिव फोर्सेस डिक्रीज हो जाएंगे, टेम्परेचर के बढ़ने से कोहेसिव फोर्सेस वीक होंगे, तो स्ट्रेच मेम्ब्रेन जो होती है ना उस पर फोर्स कम लगेगा बच्चों, तो सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा। आओ हम इसे बोर्ड पे देखते हैं कि क्या क्या बोलना चाहिए हमें। कहना सर सरफेस टेंशन में 2 तरह के फैक्टर है, एक टेम्परेचर इफेक्ट है और सेकंड उन्होंने बताया इम्प्योरिटीज इफेक्ट। टेम्परेचर इफेक्ट में बच्चों टेम्परेचर इंक्रीज, सरफेस टेंशन डिक्रीज, बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हो जाएंगे, आपस में कोहेसिव फोर्स वीक हो जाएंगे। दूसरा, एट क्रिटिकल टेम्परेचर सरफेस टेंशन 0, बस आप इसको मेमोरी में रख लीजिए इतना सा भी, कि क्यों कहां कैसे इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे, पर अभी आपको बोलना है क्रिटिकल टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन 0 होता है और उसके अलावा टेम्परेचर के इंक्रीज होने से डिक्रीज होता है। इम्प्योरिटी इफेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, 2 तरह का, एक इनसोल्यूबल इंप्योरिटीज है, एक सोल्यूबल इंप्योरिटीज है। इनसोल्यूबल इंप्योरिटी में बच्चों हमेशा सरफेस टेंशन कम होता है, क्योंकि इनसोल्यूबल इंप्योरिटी जो होती है वो जो मॉलिक्यूल्स के बीच में अपनी स्पेस ले लेती है, तो उनके कोहेसिव फोर्स को डिक्रीज कर देती है बच्चों, और कोहेसिव फोर्स डिक्रीज होने से स्ट्रेच कम हो जाती है। इस वजह से बच्चों इनसोल्यूबल इंप्योरिटीज में सरफेस टेंशन हमेशा डिक्रीज होती है। सोल्यूबल इंप्योरिटीज में इट मे बी इंक्रीज और इट मे बी डिक्रीज, ये डिपेंड करता है कि सोल्यूबिलिटी इंप्योरिटीज किस लेवल की है, हाईली सोल्यूबल है या स्ट्रांगली सोल्यूबल, लीस्ट सोल्यूबल है, उस पर डिपेंड करता है। उसके लिए बच्चों नीचे देखो मैंने 2 लाइन लिखी है, देखो पहली लाइन क्या लिखी है, a highly soluble substance like NaCl when dissolved in water increases the surface tension of water. दूसरा है the strongly soluble substance like phenol when dissolved in water decreases the surface tension of water. क्लियर बच्चों मेरी बात, कॉपी इट। मेरे प्यारे बच्चों, जो टॉपिक अब हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नेम है डिफरेंट केसेस ऑफ फोर्स। व्हाट डज इट मीन बच्चों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मेरी बात को सुनना, आप क्या पढ़ाना चाहता हूं मैं इसमें। जैसे ये पेन है, अगर इस पेन को आप पुल करना चाहते हो ऊपर की तरफ, तो कम से कम इतना फोर्स लगाओ जितना इसका वेट है।
मेरी बात समझ लो, सपोज का वेट 10 न्यूटन है, तो 10 न्यूटन अगर ऊपर लगाओगे तो जस्ट लिमिटिंग केस, अगर 10 से थोड़ा सा ज्यादा होगा तो ऊपर की तरफ उठ जाएगा, हम इसे पिक कर सकते हैं। कब का केस है ये? जब वैक्यूम में रखा हो, तो जितना वेट है उतना फोर्स तो लगाओ कम से कम मिनिमम। पर अगर पानी में इसके ऊपर रख दे, पानी के ऊपर इस पेन को रखते हैं और सपोज करो पानी पे तैर रहा है, तो पानी सरफेस टेंशन की वजह से इधर भी फोर्स लगाएगा और इधर भी फोर्स लगाएगा। तो आपको अगर इसे पिक करना है तो यू हैव टू अप्लाई मोर फोर्स, क्योंकि एक तो उसका वेट के इक्वल तो लगाना ही पड़ेगा, प्लस दोनों साइड से सरफेस टेंशन जो खींच रहा है आपको, उसका वो भी एडिशनल फोर्स देना पड़ेगा। ऐसे केसेस हम बच्चों इस केस में पढ़ते हैं। मैं आपको 1 बाय 1 केसेस लेता हूं, टोटल 6 केस आपसे डिस्कस करूंगा। इनके फॉर्मूले भी आप लर्न कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे बच्चों फर्स्ट केस है, पानी के सरफेस पे नीडल रखा हुआ है। अब नीडल रखा हुआ है, सरफेस टेंशन का फर्स्ट फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, देखो याद करो, T इक्वल टू एफ बाई एल, फोर्स पर लेंथ, तो F इक्वल टू टीएल, टीएल मैंने टल्ली, टल्ली हो गया ना, P को आगे लोगा तो टल्ली टल्ली रख लो, F इक्वल टू टीएल। तो सरफेस टेंशन जो फोर्स लगाती है वो टीएल लगाती है। अब बच्चों जब ये लिक्विड की सरफेस पे नीडल रखा हुआ था, तो नीडल पे जो फोर्स है, अब वो करें नीडल को पुल करने के लिए ऊपर की तरफ मिनिमम कितना फोर्स चाहिए अपने को, ये अपने को उसने बोला है। नीडल का वेट W हमने एज्यूम कर लिया, तो वो नीडल का वेट W है। अब नीडल में क्या होता है बच्चों, इस साइड से भी फोर्स लगता है सरफेस टेंशन का, इस वाली सरफेस पे इधर भी लगता है। देखो प्यारे बच्चों, अगर आप विजुलाइज नहीं कर पाए इस बात को नीडल पे, तो मेरे को यहां देखो बच्चों, इस डायग्राम में मेरे पास ये नीडल है बच्चों। अगर ये वैक्यूम में होती तो वेट W और फोर्स F, तो F इक्वल W लगा तो जस्ट पिक होने की पोजीशन में आ जाती। परंतु क्या होता, पानी की वजह से बच्चों इधर भी एक सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा और पानी की वजह से इधर भी सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगेगा। और बच्चों वो फोर्स मैंने पहले भी आपको बताया था, सरफेस टेंशन होती है बच्चों F बाई एल, तो F इक्वल टू टीएल, जिसे मैंने टल्ली टल्ली बोला था। तो दोनों साइड से टीएल टीएल के फोर्स लगेंगे। मेरी बात समझ यार, अगर वैक्यूम है तो F इक्वल W, पर यहां पानी टच कर रहा है यहां, तो यहां जो पानी टच कर रहा है वो सरफेस टेंशन की वजह से टीएल नीचे लगेगा, इस साइड से भी टीएल नीचे लगेगा। इसलिए बच्चों क्या होगा, इसमें 3 फोर्स डाउनवर्ड होंगे और 1 फोर्स अपवर्ड होगा। तो अगर आपको फोर्स निकालना है इसमें, तो F ऊपर और इनको ऐड कर दो तो आपका आंसर बनेगा। तो इसलिए नीडल को अगर पानी के सरफेस से आप पिक करना चाहते हैं तो F इक्वल टू W प्लस 2TL करेंगे, अगर वैक्यूम में पिक करना है तो F इक्वल टू W करेंगे। आप बोलोगे सर नहीं सर भी और एग्जांपल दो। जैसे बच्चों मैं सेकंड एग्जांपल आपको यहां देता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं, वो है आपके पास होलो डिस्क का। बच्चों देखो बच्चों, होलो डिस्क का मतलब होता है कि जिस ऐसी डिस्क जिसकी इनर रेडियस R1 और आउटर रेडियस R2 हो। अब बच्चों मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि सरफेस टेंशन होती है F बाई एल, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो बच्चों यहां से हम कह सकते हैं कि जो F होता है वो T इंटू एल होता है। क्लियर हो गया? अब होलो डिस्क में जो L लेंथ है ना बच्चों, ये 2 पाई R बन जाएगी। तो पानी जो होगा ना बच्चों, वो अंदर से भी इसको सरफेस टेंशन की वजह से नीचे पुल करेगा और बाहर वाला पानी इधर से करेगा पुल उसको। तो बेसिकली इसका वेट तो W रहेगा, हमने पुल F से करना है, पर ये जो L है इसकी जगह आपको यूज करना है 2 पाई R1 और बाहर वाले L के लिए 2 पाई R2। तो मैं कहना ये चाहता हूं बच्चों, इस केस में अगर फोर्स लिखना होगा तो W तो रहेगा प्लस जो TL है ना, तो TL की जगह बच्चों आपको पुट करना पड़ेगा 2 पाई R1 अंदर वाले का। अब देखो अंदर ये गोल गोल है ना बच्चों, ये तो पानी ऐसे सब तरफ से खींचो तो TL L की जगह ये 2 पाई R कर दो और आउटर के लिए भी 2 पाई R कर दो, तो T इंटू 2 पाई R2। तो बच्चों यहां से आपका आंसर बन जाएगा F इक्वल टू W प्लस T 2 पाई कॉमन R1 प्लस R2। ये आपको कहना चाहता हूं बच्चों, इसके अंदर आपको ऐसा करना है। क्या मेरी बात समझ आई आपको? कहना सर देखो अगर ये होता निडल तो T इंटू एल करते, पर इस एल को गोल कर दो घुमा के, तो एल की जगह 2 पाई R कर दो, बस इतना सा चेंज किया। अब बच्चों तुम्हें एक बात बताता हूं, अगर ये डिस्क की जगह थिन रिंग होती, थिन का मतलब होता है इतनी पतली होती है R1 R2 अप्रोक्सीमेट सेम होते, तो R1 को भी R और R2 को भी R। तो मैं अगला एग्जांपल बताऊंगा तो आप समझ जाना इसको। एक अगर डिस्क की बात करोगे तो बच्चों अंदर वाला 2 पाई R1 गायब हो जाएगा, सिर्फ बाहर बाहर ही खींचेगा ना उसको। देखो डिस्क होगा अगर मान लो ये वाला, तो बाहर बाहर खींचेगा। तो अगले जो एग्जांपल आने वाले वो आपको इस तरह से आएंगे। बोलो क्लियर होगा? कहना सर ठीक है, थिन रिंग में R1 R2 अप्रोक्सीमेट सेम, पर होगी डिस्क अंदर भी खींचेगा बाहर भी खींचेगा, उसको 2 होंगी। और डिस्क में अंदर वाला पोर्शन गया तो एक ही 2 पाई R रह जाएगा। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स और बच्चों मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप आगे देखिए, पहले इसको कॉपी कर लें। थर्ड है बच्चों थिन रिंग जिसकी रेडियस R हो। अगर थिन रिंग की बात करो उसकी रेडियस R हो बच्चों, तो वो इतनी पतली है कि R1 R2 को आप R मान सकते हो। तो बस R1 और R2 को R थिन पतली सी तार की तरह गोल, तो अंदर बाहर 2 तो लगेंगे TL, इसलिए मतलब R1 और R2 को अप्रोक्सीमेट R मान लिया, तो बच्चों ये वाला आंसर हो गया।
आओ बच्चों, अब इस वाले पे आ जाओ, इधर वाले पे। अब वो कहता है बच्चों डिस्क को, तो डिस्क के अंदर तो कोई सरफेस होगी नहीं, तो डिस्क तो सिर्फ बाहर बाहर होगी। इसलिए बच्चों क्या होगा डिस्क में, W प्लस 2πRT, क्योंकि डिस्क में कोई भी अंदर की सरफेस नहीं होती। मान लो बच्चों स्क्वायर फ्रेम होता, तो स्क्वायर फ्रेम का मतलब 4 नीडल होगी, तो एक नीडल पे टीएल, एक पे टीएल, तो 2 टीएल एक्स्ट्रा होता है, तो 4 नीडल पे 1 टीएल एक्स्ट्रा होगा। तो अगर नीडल की बात करोगे बच्चों, तो इसमें W तो रहेगा प्लस 1 टीएल एक्स्ट्रा और आ गया। क्लियर। अगर हम स्क्वायर प्लेट लेते हैं, तो प्लेट के अंदर कोई सरफेस नहीं है, सिर्फ आउटर की सरफेस है, तो टीएल 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 4 बार और आ गया, तो W प्लस 4 टीएल। मेरी बात को समझ ले, नीडल का एक केस में 2 टीएल लगता है, तो अगर 4 नीडल है तो 1 टीएल हो गया, एक का 2 टीएल। अगर स्क्वायर फ्रेम है तो अंदर वाली लेयर तो होगी नहीं, तो वो तो अपना पूरा मेटेरियल हो गया, सिर्फ बाहर की जाएगी टीएल, इसलिए 4 टीएल लिखा होता है। क्या बच्चों समझ में, ये एल चेंज होता रहता है। आप ये बोलना, अगर वैक्यूम में उठाना हो तो मिनिमम फोर्स उसके वेट के इक्वल होता है। अगर पानी की सरफेस पे रखा हो तो टीएल नाम का एक्स्ट्रा 2 साइड से आता है, तो 2 टीएल एक्स्ट्रा नीडल में स्टार्ट होता है, उससे गेम खेलते हुए चले अपन बच्चों। ये थे डिफरेंट केसेस ऑफ फोर्स बच्चों, कॉपी इट। यार बच्चों, अब जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नेम है शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस। आप मुझसे पूछेंगे व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर बर्तन होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड होते हैं। तो क्या होता है, जब कंटेनर में लिक्विड को फिल करते हैं तो लिक्विड की जो सरफेस होती है ना ऊपर वाली, हो सकता है वो प्लेन रह जाए, हो सकता है वो कर्व्ड ऐसे बनाए कॉनकेव, हो सकता है कॉन्वेक्स बनाए। जैसे डायग्राम देखो ना, पहले में देखो प्लेन है, दूसरे में ऐसे और थर्ड में ऐसे। बच्चों ये डिपेंड करता है कि कंटेनर कौन सा, किसका बना हुआ है, सिल्वर का है, कांच का है, किसका, और लिक्विड कौन सा है, वाटर है, मर्क्यूरी है, क्या है, ये आपको देखना होता है। तो डिफरेंट कंटेनर में डिफरेंट लिक्विड डिफरेंट टाइप की शेप बना लेते हैं बच्चों। ठीक है, कभी कभी कॉनकेव बनाते हैं, कभी कॉन्वेक्स, कभी प्लेन। तो ये कैसे बनती है, क्यों बनती है, इस पर हम डिस्कशन करना चाहते हैं। बच्चों आपको 3 बातें लाइफ की याद रखनी है। कोई भी लिक्विड जब किसी कंटेनर में डालते हैं तो उसमें 3 फोर्सेस उसके मॉलिक्यूल पे काम कर रहे होते हैं, जो दीवार के साथ लगे हुए मॉलिक्यूल्स हैं। एक होता है बच्चों कोहेसिव फोर्स, एक होता है एडहेसिव फोर्स, और एक खुद का पार्टिकल का वेट। कोहेसिव फोर्स होता है बच्चों सेम पार्टिकल में, जैसे लिक्विड के पार्टिकल तो आपस में जो फोर्स लगा रहे हैं वो कोहेसिव है। एडहेसिव होता है लिक्विड के पार्टिकल और दीवार के बीच में फोर्स, जो कंटेनर की दीवार है इसके बीच में एडहेसिव फोर्स होता है। और एक मॉलिक्यूल का वेट, वेट को जानने हम नेग्लेक्ट कर देंगे, मॉलिक्यूल का वेट नेग्लिजिबल होता है, उसे हम छोड़ देंगे। तो कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स में कौन डोमिनेट करता है, किस तरह से डोमिनेट करता है, उस पर बच्चों ये शेप डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब पहली बात तो क्लियर हो गई, शेप बनाते हैं। अब शेप की कॉनकेव शेप क्यों बना, कॉन्वेक्स क्यों बना, तो बच्चों आप बोलना सर 2 मेजर फैक्टर है इसके लिए, एक कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स, वेट को नेग्लेक्ट करते हुए चलते हैं हम। तो कोहेसिव एडहेसिव में से कौन डोमिनेट करता है उसके अकॉर्डिंग के शेप डिफाइन होते हैं। तो अब बोलोगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन डोमिनेट कर रहा है, कब कब करता है, तो आओ बच्चों मैं इसे भी एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो बच्चों, कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स का ड्रामा समझने के लिए ये 3 डायग्राम का हमें जरूरत होगा। बच्चों इसमें जो F2 होता है ना बच्चों, ये कोहेसिव फोर्स होता है, और जो F1 होता है वो एडहेसिव फोर्स, जो पानी और इसके लिक्विड और दीवार के बीच में लग रहा है। तो मैंने लिख दिया पहले F1 एडहेसिव फोर्स, F2 कोहेसिव फोर्स, और यहाँ जो F लिखा है वो रिजल्टेंट फोर्स है। ये 3 अलग अलग कंटेनर है, एक में प्लेन सरफेस है, एक में कॉनकेव, एक में कॉन्वेक्स है। वो डिपेंड करता है बच्चों F1 एडहेसिव और F2 कोहेसिव फोर्स के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड पे, कि ज्यादा कम कौन सा है। क्लियर होगी बात ये। और इसमें जो मॉलिक्यूल का वेट हो गया है mg, उससे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो इनके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। कहना ठीक है सर, मान लेते हैं। अब बच्चों देखो क्या होता है, कुछ बातें स्टैंडर्ड याद रखना। ये जो कोहेसिव फोर्स होता है F2, ये हमेशा यहां से 45 के एंगल पे लगता है, और जो एडहेसिव फोर्स है वो प्लेन सरफेस के नॉर्मल लगता है, तो मतलब ये एंगल 90 होता है, ये वाला ये 90 का एंगल होता है। जैसे ये जो एंगल है यहाँ F1 से दीवार का, वो हमेशा 90 होगा, F2 हमेशा 45। तो अकल की जरूरत है, ये अगर 90 है यहां से और ये 45 है, टोटल 135 एंगल होता है F1 F2 में। ये स्टैंडर्ड चीज याद रखेंगे आप। कहना ठीक है सर, एडहेसिव लगता है सरफेस के नॉर्मल, और कोहेसिव लगता है 45 डिग्री पे। फाइन बच्चों, अब हमने क्या किया बच्चों, F1 F2 से रिजल्टेंट फोर्स F निकाल लिया, इनको ऐसे मिलाए तो बच्चों ये पैरेललोग्राम बन गया। अगर हम मेरे वेक्टर का वीडियो देखेंगे तो उसमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसे हम पलवा के नाम से जानते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो मैंने लगाया, वहां से tan अल्फा का फॉर्मूला चोरी करके लाया, उसको लाके लिख दिया। वो होगा बच्चों F2, और इन दोनों के बीच का एंगल 135,
F1 प्लस F2 कोस्ट 135। ये डेरिवेशन वहां से हमने पकड़ी थी वेक्टर से, वो लगाया बच्चों। हमें पता ही है F2 तो आपके पास कोहेसिव और F1 एडेसिव है। जब मैंने इसको ओपन किया बच्चों, साइन 135 ये होता है साइन 90 प्लस 45, साइन 90 प्लस थीटा, और उसको कहते हैं कोस थीटा, इसलिए कोस 45 लिखा गया है। 90 हट जाता है, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़िए। ऐसे कोस 135 कोस 90 प्लस 45 लिखा तो साइन 45 हो गया माइनस में। तो बच्चों ये फोर्स आ गया, इसको कोस 45 1/√2 साइन 45 भी 1/√2 वो पुट किया, तो फाइनल tan अल्फा ये आ गया रिजल्टेंट फोर्स का एंगल। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कीप इट इन अपर पॉकेट हमेशा की तरह, जैसा मैं बोलता हूं बच्चों। ये देखो F1 F2 गेम देखो, F1 एडेसिव F2 कोहेसिव। देखो बच्चों अगर नीचे वाले दोनों सेम हो जाए, F2 इक्वल टू √2 F1 हो जाए, तो बच्चों आप जरा दिमाग को, ये 0 हो जाएगा, तो tan अल्फा कितना हो जाएगा बच्चों, इनफाइनाइट। और tan अल्फा इनफाइनाइट कब होता है बच्चों, बताओ tan अल्फा इनफाइनाइट कब होता है, तो बोलोगे जब अल्फा 90 डिग्री होगा। इसका मतलब यहां रिजल्टेंट फोर्स 90 डिग्री पे ही है। तो ऐसा केस मिलता है वाटर और ग्लास में, ये प्लेन सरफेस के लिए है। वाटर में, सिल्वर में और सिल्वर के ग्लास में अगर पानी डालेंगे तो सरफेस प्लेन ही रह जाएगी, और ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। कहना ही चाहता हूं सिल्वर के, चांदी के बर्तन में पानी डालोगे सरफेस प्लेन रहेगा, रट लो इस बात को। अब ये कॉनकेव कब बनता है, देखो आप, जब F2 लेस देन √2 F1 होगा, F2 अगर कम होगा और ये चीज ज्यादा होगी √2 F1, तो बच्चों अंदर देखो ये ज्यादा ये कम, मतलब पॉजिटिव बचेगा, तो tan अल्फा पॉजिटिव। और tan अल्फा पॉजिटिव तभी होता है जब अल्फा लेस देन 90 डिग्री होता है। तो अल्फा देखो लेस देन 90 डिग्री, रिजल्टेंट बाहर की तरफ चला गया, तो मतलब एडेसिव डोमिनेट कर रहा है, कोहेसिव डोमिनेट नहीं कर रहा। जब बाहर की तरफ चला गया बच्चों, तो वाटर प्लस ग्लास के सिस्टम में बच्चों आप कांच के बर्तन में पानी रखो तो कॉनकेव शेप बनेगा। अब देखो सिल्वर के बर्तन में पानी प्लेन, कांच के बर्तन में, ग्लास में पानी, तो बच्चों आपका कॉनकेव बनेगा, क्योंकि ये डोमिनेट कर रहा है F1। अब ये मरकुरी वाला केस है बच्चों। मरकुरी में क्या होता है बच्चों, ये जो एडेसिव फोर्स है ना, जो कोहेसिव फोर्स है ना, ये डोमिनेट करेगा F1 कम, तो रिजल्टेंट F अंदर बनाएगा। तीन फोर्स है, ये एडेसिव, ये कोहेसिव और रिजल्टेंट F है। अब इसमें हमने तीसरे वाले में क्या किया बच्चों, इसमें हमने क्या किया, F2 ग्रेटर देन √2 F1 कर दिया, tan अल्फा नेगेटिव हो गया, तो अल्फा ग्रेटर देन 90 आ गया। देखो अब यहां देखो ना, आप F2 ग्रेटर देन √2 F1 कर दिया, तो tan अल्फा नेगेटिव, और नेगेटिव तब हो जब अल्फा की वैल्यू 90 से बड़ी होती है, तो मर्क्यूरी और ग्लास में कॉन्वेक्स शेप बनता है। तो आपको बेसिकली करना क्या है, कहना लिक्विड का जो एक लिक्विड और कंटेनर होता है, उसमें 3 फोर्सेस काम करते हैं, एडेसिव, कोहेसिव और वेट। वेट को तो हम छोड़ देते हैं, मॉलिक्यूल का वेट नेग्लिजिबल इनके कंपैरिजन में, जिस मॉलिक्यूल पे स्टडी कर रहे हैं हम। तो F1 F2 की लड़ाई रहेगी साहब। अब F1 F2 की लड़ाई में हम क्या करें, कहना से हमें देखना पड़ता है डोमिनेट कौन कर रहा है। अब उसमें उसके लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया है पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन से, इसमें अगली कंडीशन लगा दी बोली, ये कंडीशन अपने में बच्चों ऑब्जेक्टिव देती है। सारी चीजें ऐसे कैसे याद कर लो, इसके नोट्स बना के लिख लो 2-2 बार, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आएगा कि मरकुरी प्लस ग्लास में अल्फा कितना होता है, रिजल्टेंट फोर्स का एंगल, कौन किसको डोमिनेट कैसे करता है। ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कॉपी इट। मेरे प्यारे बच्चों, अब जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं इसका नेम है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। प्यारे बच्चों, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को हम एक डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करते हैं। मेरे पास बच्चों 2 कंटेनर थे, इस कंटेनर में कॉनकेव शेप था, उसमें कॉन्वेक्स शेप था। कॉनकेव शेप में बच्चों इस लिक्विड के टेंजेंट का सॉलिड से जो एंगल होता है थीटा जो दिख रहा है बच्चों, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है। जैसे इसमें एक्यूट दिख रहा है 90 से कम, उसमें देखो टेंजेंट ऐसे है, तो बच्चों उसमें ऑब्ट्यूज दिख रहा है, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाते हैं बच्चों। तो बेसिकली इसका स्टेटमेंट देखो मैंने क्लियर लिखा हुआ है, the angle at which the tangent to the liquid surface at the point of contact makes with the solid surface inside the liquid is called angle of contact। अब बच्चों इसके कुछ सिमिलर पॉइंट्स भी याद कर लो। अगर देखो इधर मैंने कॉनकेव लिखा है, तो कॉनकेव में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का लिखा है एक्यूट, लेस देन 90, तो उसमें मोर देन 90। लेस देन 90 में कॉनकेव मेनिस्कस है, मोर देन 90 में कॉन्वेक्स मेनिस्कस है। कॉनकेव मेनिस्कस वाले जो होते हैं वेट द कंटेनर होते हैं, सिल्वर प्लस वाटर का एग्जांपल है। ये अगर डू नॉट वेट द कंटेनर, और ये ग्लास प्लस मर्क्यूरी इसका एग्जांपल होता है बच्चों। ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, कहना सर याद हो गया। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लिक्विड सरफेस का टेंजेंट का सॉलिड से जो एंगल होता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। कुछ जगह ये एक्यूट है, कुछ जगह ये ऑब्ट्यूज है, एक जगह 90 डिग्री भी होता है। बोलो क्लियर। अब इसमें बच्चों टोटल 4 पॉइंट्स आपको याद करने हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट से, इसको मैं इधर कर देता हूं, फिर आप यहां पॉइंट्स देखिए बच्चों। सबसे पहला पॉइंट इसमें जो याद करना बच्चों, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट में क्या इंपॉर्टेंट बात है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे बच्चों, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी इंक्रीज होगा, कोई कोहेसिव फोर्स डिक्रीज होगा। तो एक पॉइंट तो रट लो,
कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज होता है, कोहेसिव फोर्स डिक्रीज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये। सेकंड है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है बच्चों डिक्रीज होता है अगर सोल्यूबल इंप्योरिटी ऐड कर दे तो। लिक्विड में सोल्यूबल इंप्योरिटी डालोगे तो बच्चों एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिक्रीज होगा। पहले में टेम्परेचर के साथ बढ़ाना है, दूसरे में इंप्योरिटी सोल्यूबल होगी तो डिक्रीज करना है। क्लियर। थर्ड आपको लिखना है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन इंक्लिनेशन ऑफ सॉलिड इन द लिक्विड। ये इंक्लिनेशन पे डिपेंड नहीं करता, कंटेनर ऐसे ही ऐसे उस पर डिपेंड नहीं करता बच्चों एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। और फिर ये दो बातें रखनी है, प्योर वाटर ग्लास में 0 और वाटर पर सिल्वर में 90 डिग्री होता है। बस ये कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट है बच्चों एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पे, जो आप याद कर लीजिए। बोलो क्लियर। तो ना लिक्विड के मेनिस्कस पे टेंजेंट का सॉलिड से जो एंगल है वो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है बच्चों। ऐसे जो गीला करते हैं, जो वेट द कंटेनर होते हैं, उनका थीटा 90 से कम होता है, जो नहीं करते उनका थीटा 90 से आता है। तो ये अपने आप में ऑब्जेक्टिव बहुत बार आ गया बच्चों, ढंग से लिख लिख के याद कर लो, आप डॉक्टर इंजीनियर बन जाओगे। कॉपी इट। प्यारे बच्चों, जो टॉपिक अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसका नेम है बच्चों एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर बच्चों मैं 4th स्टेप में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन की बनता कैसे है ये, सेकंड रीजन होता क्यों है ये, और थर्ड बच्चों हम इसके अंदर स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़ेंगे, और फोर्थ में बच्चों इसका एक्सप्रेशन करेंगे। 4th स्टेप में हम इसको समझते हैं। तो आओ बच्चों हम डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन आपको करते हैं। ये 3 सरफेसेस है बच्चों, पहले प्लेन है, दूसरी कॉनकेव है, तीसरी कॉन्वेक्स है। ऑब्वियस है बच्चों प्लेन सरफेस जो है उसमें सरफेस, ये टी जो लिखा बच्चों ये सरफेस टेंशन है, तो इसमें अंदर बाहर का प्रेशर सेम होता है इक्विलिब्रियम के अंदर, तो इसमें एक्सेस प्रेशर कॉन्सेप्ट कोई वर्ड नहीं होता। कहना सर खत्म करो इसको। तो आज जो कॉनकेव में, अब कॉनकेव बनी ऐसी हुई तो ऑब्वियस है ऊपर से प्रेशर ज्यादा होगा और नीचे से प्रेशर कम होगा, इनका डिफरेंस बच्चों एक्सेस प्रेशर कहलाएगा। कॉन्वेक्स में क्या होगा, नीचे से ज्यादा होगा ऊपर से कम होगा, तभी शेप ऐसी है तो उनका डिफरेंस बच्चों एक्सेस प्रेशर कहलाएगा। बच्चा पूछेगा सर ये एक्सेस प्रेशर में ऊपर से प्रेशर ज्यादा है ही क्यों, तो बच्चों इसका रीजन मैं नीचे लिखवा रहा हूं आपको, पर अभी आप समझ लो कि एक्सेस प्रेशर होता है। बस रीजन को पूछो कि ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की टेंडेंसी होती है कि लिक्विड को कंप्रेस करे, कंप्रेस करेगा तो अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा, तो वहां से एक्सेस प्रेशर डेवलप होगा, जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको। ये एक्सेस प्रेशर के बेस पे हम ड्रॉप और बबल पढ़ेंगे। पहले इसका रीजन लिख लेते हैं, क्या रीजन है इसका। देखो बच्चों, अच्छा एक चीज और बता दूं मैं, एक्सेस प्रेशर हमेशा कॉनकेव साइड में मोर होता है। इसका ऊपर वाला साइड कॉनकेव, नीचे वाला कॉन्वेक्स साइड कहलाता है। इसमें नीचे वाला कॉनकेव, ऊपर कॉन्वेक्स। कॉनकेव किसी भी केव मैंने गुफा, तो जिधर जैसे ऐसे करोगे तो गुफा ऐसे बनेगी तो ये कॉनकेव होगा, नीचे वाला कॉन्वेक्स। ये ऐसे तो गुफा ऐसे बनेगी तो ये कॉनकेव वो कॉन्वेक्स हो गया। तो कॉनकेव साइड के प्रेशर हमेशा ज्यादा होते हैं, कॉन्वेक्स के कम होते हैं। इनका डिफरेंस दुनिया में एक्सेस प्रेशर कहलाता है बच्चों। क्लियर। तो आओ इसका रीजन क्या है वो देखते हैं अपन। देखो बच्चों, वो कहता है ड्यू टू द property of surface tension, a drop or bubble tends to contact and so compresses the matter enclosed. This in turn increases the internal pressure which prevents further contraction and equilibrium is achieved. क्या बात है कहना, ये है इसका रीजन। अब एक्सेस प्रेशर की डेफिनेशन भी चाहे तो लिख सकते हैं अपन, सो इन इक्विलिब्रियम द प्रेशर इनसाइड अ बबल और ड्रॉप इज ग्रेटर देन द आउटसाइड। द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन टू साइड्स ऑफ द लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर। बोलो क्लियर हो गया। अब इसमें कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है बच्चों, वो भी याद कर लीजिए। जैसे मैं यहां से बताता हूं आपको, सबसे पहला है ड्रॉप। ड्रॉप के अंदर जो होता है बच्चों एक्सेस प्रेशर, वो 2T/R होता है। अंदर का जो प्रेशर है बाहर के प्रेशर से 2T/R ज्यादा होता है। रीजन क्या देना कि ड्रॉप में एक ही सरफेस होती है, अंदर तो मैटर होता है उसके। ठीक है। बबल में यही प्रेशर 4T/R होता है। आया कहां से, तो बच्चों अभी मैं इसका एक्सप्रेशन भी कराता हूं, पहले रख लेते हैं। T सरफेस टेंशन है, R रेडियस है। अगर बबल को लिक्विड के अंदर डाल दें बच्चों अपन, जस्ट लिक्विड के अंदर डाल के रखें, तो बच्चों लिक्विड का एक सरफेस तो गायब ही, लिक्विड का जो नहीं बबल का एक सरफेस तो गायब ही हो जाएगा। बाहर तो लिक्विड आ गया, सिर्फ अंदर के रह जाएगा, तो वापस वो ड्रॉप वाला ही काम करेगा 2T/R। और अगर हम H डेप्थ में चले जाएं तो बच्चों 2T/R प्लस HdG एक्स्ट्रा और आ जाएगा। ये 4 चीजें आपको याद रखनी है बच्चों फॉर्मूले। अब आप पूछोगे सर ये 2T/R 4T/R जो एक्सेस प्रेशर आया है ड्रॉप और बबल में, ये आया कहां से? बच्चों इसका एक्सप्रेशन बताता हूं। ड्रॉपर बैच के बच्चे इस एक्सप्रेशन को स्किप करके आगे निकल सकते हैं, बाकी बच्चे जरूर इसे करें। तो बच्चों पहले इसे कॉपी करें। आओ मेरे प्यारे बच्चों, अब ड्रॉप और बबल के लिए एक्सेस प्रेशर को एक्सप्रेशन समझते हैं। बच्चों जो 11th का बच्चों स्कूल एग्जाम के लिए भी जरूर करें। देखो बच्चों, मेरे पास क्या था, एक ड्रॉप था R रेडियस का, ठीक है। उसके अंदर प्रेशर P था, बाहर से प्रेशर P नोट था। P नोट बोलो या PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इनका डिफरेंशियल दुनिया में एक्सेस प्रेशर होता है, जो 2T/R बोला था वो आया कहां से, उसको ड्राइव कर रहे हैं बच्चों। उसके लिए आप एक शॉर्टकट बना लो PFWIC के नाम से, स्कूल एग्जाम के लिए रख लेना बच्चों। उसको P से होता है बच्चों प्रेशर एक्सेस का फॉर्मूला लिखना,
फिर फोर्स का, फिर वर्क का, तीन करने हैं, प्रेशर एक्सेस का, फोर्स का और वर्क का। उसके बाद बच्चों आई से लिखना आपको इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी और सी से कंपैरिजन। ये 5 वर्ड रख लो, PFW-SC, ठीक है। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, PFW-IC। अब बच्चों देखो स्टार्ट करते हैं पहले एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर क्या होता है? P माइनस PA, तो P माइनस PA हो गया। जब एक्सेस प्रेशर आ गया तो बच्चों आउटवर्ड फोर्स आ जाएगा, क्योंकि फोर्स जो होता है बच्चों प्रेशर इंटू एरिया होता है। तो आर रेडियस में जो एक्सेस प्रेशर लगा उससे इंटू 4πr² एरिया का कर दो, सरफेस एरिया की मल्टीप्लाई कर दो। ये जो बबल है ना, इसकी ड्रॉप है ना, ड्रॉप के सरफेस एरिया की मल्टीप्लाई कर दी। तो मेरा P से आ गया बच्चों प्रेशर एक्सेस और F से आ गया बच्चों फोर्स, इंटू 4πr² कर दिया, 4πr² सरफेस एरिया। ये जो फोर्स है बच्चों, इससे ड्रॉप एक्सपेंड होगी। एक्सपेंड होगी तो सपोज करो मान लो उसका डीआर रेडियस एक्सपेंड कर दिया अपन ने, डीआर रेडियस एक्सपेंड हुआ तो कितना वर्क करना पड़ा? P माइनस पी नॉट 4πr² इंटू डीआर। पूछो क्यों? क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला सुना होगा आपने, F इंटू DX। तो F की जगह तो बच्चों ये वाला फोर्स आ गया और DX की जगह डीआर आ गया। कहना सर ये तो बड़ा अच्छा लगा, PFW, P से P माइनस PA लिख लो, F से जल्दी बोलो फोर्स 4πr² लगा दो, W से वर्क डीआर थोड़ा इंक्रीज हो गया, उस जो फोर्स लगा उससे डीआर मान लो इंक्रीज हो गया, तो डीआर इंक्रीज का तो FDX, F यहां से टिक किया अपन ने ये वाला और डीआर लगा दिया डीएस की जगह, तो ये वर्क डन आ गया। तो एक चीज को अपनी पॉकेट में रख लो इसको पहले, तो ये वाला साइड में काम। अब क्या होता है इसकी वजह से बच्चों इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्रॉप की, क्योंकि ड्रॉप का सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने सुना था बच्चों, आपको याद है? सरफेस टेंशन का फॉर्मूला बताया था मैंने शुरू में आपको, T इक्वल टू W अपॉन डेल ए। तो W इक्वल टू T इंटू डेल ए, तो W T इंटू डेल ए, डेल ए मैंने होता है इंक्रीज इन एरिया। तो बच्चों W की जगह ये W या पोटेंशियल एनर्जी एक ही बात है यहाँ, तो T इंटू डेल ए ये इंक्रीज इन एरिया। कैसे? बाद में रेडियस होगी R प्लस डी आर और पहले 4πr² है, तो 4πr प्लस डी आर का स्क्वायर माइनस 4πr², दिस इज नोन एज डेल ए, इंक्रीज एरिया। T के साथ डेल ए की मल्टीप्लाई कर दी। अब बच्चों R प्लस डी आर का ये A प्लस बी का स्क्वायर ओपन कर दिया। इसमें जो डी आर स्क्वायर होता है ना बच्चों, ये वाली टर्म नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जब 10⁻⁵ का स्क्वायर करोगे 10⁻10 हो जाएगा, तो वो और कम हो जाता है। तो छोटी टर्म हमेशा स्क्वायर में कम होती है, इसलिए बच्चों इनको नेग्लेक्ट कर देते हैं अपन। तो आपके पास क्या कहानी आएगी? अब देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम इसकी क्या करेंगे, यहां नहीं करेंगे, यहां देखते हैं इसको। पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो 4πr² से 4πr² तो उड़ जाएगा, और dr² वाली टर्म जो है ना बच्चों वो अपन नेग्लेक्ट कर देंगे। तो देखो जरा क्या होने वाला है, ये जो 4π है, ये वाला 4π जब अंदर जाएगा इसके पास, तो इसके साथ तो ये उड़ जाएगा, इसके साथ तो माइनस होगा, पर 4π इस पर मल्टीप्लाई होगा, इस पर भी होगा। इसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो अपन लिख देंगे बच्चों, ये रहा 8πr dr, और 4π का dr² वाला टर्म नेग्लेक्ट कर देंगे। अब बात को समझो, मैंने जो पहले कट किया वो एक्चुअली में ये किया कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी, तो 4πr² कर दिया, पर 4π इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी होगा, तो dr² वाले टर्म को नेग्लेक्ट कर दो, ये नेग्लिजिबल होती है, और ये 4 to 8 वाली लिख दो बच्चों। तो ये इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आ जाएगी। इस पोटेंशियल एनर्जी का मतलब वर्क ही आया एक तरह से आपके पास, ये इसको और इसको इक्वेट कर दो बच्चों, आपस में इक्वेट करोगे तो 2T/R आ गया। क्लियर? अब बच्चों मेरे साथ देखो जरा, P से बोलो P माइनस P, अभी रख लो P माइनस P, F से बोलो P माइनस P इंटू 4πr², याद हो गया। W से बोलो वर्क करना है तो dr और लगा दो मल्टीप्लाई करके, कहना ये काम खत्म हो गया, साइड में रख दो इसको। इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी T इंटू डेल ए कर दो। इसमें क्या करो, 4π की मल्टीप्लाई जब अंदर करोगे तो dr² की नेग्लेक्ट कर दो, जो बचेगा उनको आपस में इक्वेट कर दो, तो बच्चों P माइनस P नॉट 2T/R आ जाएगा। ये है ड्रॉप का एक्सप्रेशन, तो इससे बोलते हैं एक्सेस प्रेशर इन ड्रॉप, 2T/R। T सरफेस टेंशन, R रेडियस होती है उसकी। क्या बच्चों मेरी बात क्लियर हुई? कॉपी इट। अब प्यारे बच्चों एक बात बताता हूं, एक्सेस प्रेशर इन बबल आ जाए तो उसका आंसर तो रट लो 4T/R, क्योंकि बबल के इनर और आउटर दो सरफेस होती है बबल के। तो बच्चों कुछ नहीं करना, सेम डेरिवेशन याद करनी है, सिर्फ बबल में T इंटू डेल ए के साथ इंटू 2 लगा देना है। ये 2 लगाते जाएंगे आप इसमें, तो यहां 16 हो जाएगा बच्चों। जब ये 16 होगा तो यहां भी 16 लिखेंगे, तो बच्चों ये 4T/R। कहना हाँ खत्म, क्योंकि दो सरफेसेस है तो इंटू 2 करते चलो, बस कुछ करना ही नहीं इसमें, इंटू 2 इधर भी इंटू 2, तो इससे बच्चों ये 4T/R आ जाएगा। तो मुझे तो ड्रॉप भी क्लियर हो गया, बबल भी क्लियर हो गया। देखो यहाँ प्रेशर, फोर्स, वर्क, और यहां से आई से इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी और सी से कंपैरिजन, दोनों को इक्वेट कर दो, कंपेयर कर लो, बस खत्म। कॉपी इट।
मेरे प्यारे बच्चों, देखो थ्योरी तो आपको क्लियर होगी। आओ बच्चों, अब हम इस पे प्रॉब्लम्स करते हैं। बच्चों इस वीडियो में हम टोटल 3 टाइप्स की प्रॉब्लम करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम डिस्कस करेंगे थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम, जो पुराने पेपर्स में क्वेश्चंस आए, ओल्ड पेपर्स में, वो डिस्कस करेंगे। सेकंड बच्चों हम इसमें करेंगे फोर्स बेस्ड क्वेश्चन, और थर्ड में करेंगे बच्चों एक्सेस प्रेशर एंड टी इक्वल टू डब्ल्यू बाई डेल ए, जो सरफेस एनर्जी वाले क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन इसमें कर लेंगे बच्चों अपन। तो 3 टाइप्स की प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों आओ हम इसका फर्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं, थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम। बच्चों थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम में आपको सिर्फ इसकी थ्योरी जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि सरफेस टेंशन क्या होता है, इसे डिफाइन कैसे करते हैं, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होते हैं, कि कौन गीला करते हैं कौन नहीं करते, किसकी वेटिंग प्रॉपर्टी होती है, इन सब पर बेस्ड जो पेपर्स में बार बार प्रॉब्लम्स आई हैं, तो बच्चों सिर्फ नोट्स बनाने के उनको फटाफट हम देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों इसका फर्स्ट प्रॉब्लम। बच्चों फर्स्ट प्रॉब्लम ये कहता है जो रेन ड्रॉप होती है ना बच्चों, वो स्फेरिकल होती हैं। तो पूछता है किस वजह से होती हैं। तो बच्चों इसका आंसर तो याद ही है, सरफेस टेंशन। बस नोट्स बनाने के लिए बच्चों इसका स्टेटमेंट अब लिख लीजिए कैसे आपको लिखना है। वो हमें कहता है द स्फेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉप इज ड्यू टू, पहला ऑप्शन दिया डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, सेकंड सरफेस टेंशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ग्रेविटी। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सरफेस टेंशन। प्यारे बच्चों जो सेकंड प्रॉब्लम है ना, वो है लेड शॉट को लेके, जो बुलेट होती है ना राइफल में डालते हैं उसको लेके, उसमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं उसको, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में। तो बच्चों आप आंसर देखा ना, सरफेस टेंशन। वो हाई टावर से नीचे पानी में गिराते हैं, और सरफेस टेंशन वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हम ऐसा करते हैं। तो बच्चों ये प्रॉब्लम एम्स में आई थी, तो आओ इसका भी हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। बच्चों क्या कहना चाहता था, वो कहता था प्रॉपर्टी यूटिलाइज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लेड शॉट इज, ये ऑप्शन दिए थे। तो बच्चों उसका फोर्थ ऑप्शन सही है, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड लेड। बस इतना सा आपको आंसर देना था बच्चों इसके अंदर। क्या मेरी बात क्लियर हुई? बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम से पहले एक बात बता देता हूं। बच्चों मैंने कहा था लिक्विड दो तरह के होते हैं, एक वेटिंग लिक्विड, एक नॉन वेटिंग। एक गीला करते हैं, गीला नहीं करते। तो बच्चों इनके शेप और एंगल ऑफ कांटेक्ट पे क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं। मैंने कहा था कॉनकेव शेप वाले गीला करते हैं, कॉन्वेक्स शेप वाले गीला नहीं करते। कॉनकेव शेप में एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से कम होता है, कॉन्वेक्स में 90 से ज्यादा होता है। तो इन पर भी बच्चों प्रॉब्लम बार बार आ रही है। तो अब इसका भी एक स्टेटमेंट करके इसको खत्म कर देते हैं बच्चों। वो कह रहा है व्हाट इज द शेप ऑफ नॉन वेटिंग लिक्विड इज प्लेस्ड इन ए कैपिलरी ट्यूब। तो बच्चों ऑब्वियस है कॉन्वेक्स अपवर्ड हो गया, ये आप इजीली कर सकते हैं। प्यारे बच्चों थ्योरी की 2 प्रॉब्लम और करते हैं, बड़ी स्पेशल प्रॉब्लम है, जनरली बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। बच्चों वो प्रॉब्लम है कौन सी? वो प्रॉब्लम ये है कि अगर हम पानी पे ऑयल की ड्रॉप डाल दें तो ऑयल स्प्रेड होगा या ड्रॉप की फॉर्म में रहेगा। अगर ऑयल के ऊपर पानी की ड्रॉप डाल दें तो वो पानी फैलेगा या पानी की फॉर्म में रहेगा। ये वाली प्रॉब्लम बच्चों बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है बच्चों को। मम्मी डेली खिलाती है एग्जाम टाइम में, तो टेंशन में बच्चा उल्टा कर जाता है। तो पहले तो हम इसका आंसर रटेंगे और फिर हम क्लासिफाई कर देंगे। देखो इसमें हम इस केस में क्या करेंगे बच्चों, हम इस केस में एक काम करेंगे, वाटर पे ऑयल डालेंगे। और ये वाटर का कंटेनर, उस पर ऑयल डालेंगे। इसमें बच्चों ऑयल के कंटेनर में वाटर डालेंगे। 2 केस हो गए। तो बच्चों जो वाटर के केस में ऊपर से ऑयल डालते हैं तो हमेशा ऑयल स्प्रेड होता है। तो इसका मतलब पहला प्रॉब्लम आएगा व्हाई ऑयल स्प्रेड ऑन वाटर, ऑयल वाटर पे स्प्रेड क्यों होता है। तो बच्चों इसके 2 रीजन देना। एक तो ये कि सरफेस टेंशन ऑफ वाटर ऑयल से ज्यादा होती है, पहला रीजन देना। सेकंड रीजन एक और देना बच्चों, अगर ऑयल फैल रहा है तो ऑयल के मॉलिक्यूल में जो फोर्स लगता है वो कोहेसिव होता है। ऑयल और वाटर डिफरेंट तो उसमें एडेसिव होता है। अगर पानी के मॉलिक्यूल से खींच रहे हैं तो मतलब एडेसिव फोर्स मोर है। तो इसमें बोलना है कोहेसिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑयल जो होता है वो लेस देन एडेसिव फोर्स बिटवीन ऑयल मॉलिक्यूल एंड वाटर होता है। तो ये प्रॉपर एक रीजन हो गया बच्चों। इसका स्टेटमेंट भी लिखवाता हूं, फिर भी आप भूल जाओ तो बाद में जो एक्सप्रेशन ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। आप ये रट लो बच्चों, ऊपर जो लिखा हुआ है ओएसपी, इसका मतलब है ऑयल स्प्रेड ऑन पानी। बस ये रट लो। फिजिक्स टीचर ने कहा था ऑयल स्प्रेड ऑन पानी, क्या रीजन है छोड़ो, आंसर भी भूल जाओगे तब ये तो करोगे कि कौन फैलता है। तो पता लग गया कि ऑयल पानी के ऊपर फैलता है, तो पानी का एडेसिव ज्यादा होता है, ऑयल का कोहेसिव अट्रैक्शन वाला फोर्स कम होता है। सेकंड बनता है कि देखो यहां तो ऑयल स्प्रेड हो गया, यहां लिखा वाटर डू नॉट स्प्रेड ऑन ऑयल, वाटर को डालोगे ऑयल में तो वो स्प्रेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पहला रीजन तो ये कि सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल हो गया। अब जो चीज नहीं फैल रही, इसका मतलब उनके आपस के मॉलिक्यूल का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हुआ, तो इसमें कोहेसिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ग्रेटर देन एडेसिव फोर्स बिटवीन ऑयल एंड वाटर मॉलिक्यूल। कोहेसिव ज्यादा इसलिए पानी बूंद की फॉर्म में रहता है, फैल नहीं पाता बच्चों इसके अंदर। तो ये दोनों बातें बच्चों आपको याद कर लेनी है। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों इसमें ओएसपी, ऑयल स्प्रेड ऑन वाटर,
ऑयल के ऊपर पानी डालोगे तो स्प्रेड होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे ये पानी का जहाज देखो आप, ये जहाज में कोई होल हो गया, ऑयल का जहाज था, तो देखो पानी के ऊपर ऑयल फैला दिख रहा है, ये ऑयल फैल जाता है, इसलिए ये तो समुद्र में ऑयल फैल गया। पानी में ऑयल स्प्रेड होते ही रखना ओएसपी, ऑयल स्प्रेड ऑन वाटर। रीजन दो ही देने, एक सरफेस टेंशन का और दूसरा कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स की कहानी। अगर कोई नहीं फैलता तो कोहेसिव को ज्यादा करना है, फैलता है तो स्प्रेड होता है तो एडहेसिव को ज्यादा करना है। बस यही बच्चों दो प्रॉब्लम ब्यूटीफुल थी बच्चों, कॉपी इट। प्यारे बच्चों थ्योरी वाली प्रॉब्लम तो आपको क्लियर होगी। आओ बच्चों अब हम फोर्स बेस्ड प्रॉब्लम करते हैं। फोर्स के लिए बच्चों मैंने ये वाला डायग्राम आपको दिखाया था, दोनों तरफ इनके फॉर्मूले एक्सप्लेन किए थे, इन पर बेस्ड बच्चों कुछ एक प्रॉब्लम करके देखते हैं। तो आओ इस तरह का हम फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्यारे बच्चों जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो नीडल को लेकर है। स्टेटमेंट से पहले मैं प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करता हूं। नीडल के केस में मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, दो तरीका, दो तरफ से फोर्स सरफेस टेंशन की वजह से आता है, टीएल और टीएल। एक होता है वेट। इसमें ये नहीं पूछा सर नेट फोर्स बताओ, नेट फोर्स तो तीनों का सम होगा। वो कह रहा है एमजी के अलावा जो एडिशनल फोर्स लगाएंगे इन दोनों को जोड़ के वो फोर्स बताना है। कहना सर समझ नहीं आई। तो बच्चों आओ इसका स्टेटमेंट देखते हैं वो क्या कहना चाहता है इसके अंदर। वो हमें कहता है द लेंथ ऑफ ए नीडल फ्लोटिंग ऑन वाटर इज 2.5 सेंटीमीटर, हाउ मच मिनिमम फोर्स इन एडिशन टू द वेट ऑफ द नीडल, मतलब वेट इंक्लूड नहीं करना, विल बी नीडेड टू लिफ्ट द नीडल अबव द सरफेस ऑफ वाटर। और सरफेस टेंशन बच्चों ये दी हुई है। देखो बच्चों एक चीज नोट करना, इसकी लेंथ सेंटीमीटर में और सरफेस टेंशन भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो बच्चों सेंटीमीटर कट जाता है इसमें। देखो 2 TL लगेगा, एक TL ये रहा, एक TL ये रहा। मैंने कहा था कि नीडल को दोनों तरफ से ऐसे और ऐसे याद है, तो TL वर्टिकल लगेगा, दो TL। तो T ये पुट किया, सेंटीमीटर किया, तो बच्चों ये आंसर बन गया आपका। तो ये प्रॉब्लम डायरेक्ट आती है, बस आपको न्यूटन का, डाइन का, इन सब बातों को ध्यान रखना है कि न्यूटन और डाइन का रिलेशन क्या। कई बार ये आंसर डाइन में दिए होते हैं बच्चों। क्लियर, कॉपी इट। प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम भी वो फोर्स पर बेस्ड है, पर इसमें इस बार इसमें फोर्स नहीं पूछा, सरफेस टेंशन का फोर्स पूछा है। कहना सर समझ नहीं आई। बच्चों मैं स्टेटमेंट से पहले प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करता हूं। ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट की बात करता है जो पानी के सरफेस पर रखी गई है। तो आप मुझसे पूछोगे सर वो कैसे रखी गई है। तो बच्चों देखो ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, बुक की तरह मान लीजिए। तो पहले फर्स्ट केस में वो ऐसे पानी पर रखा गया, ये सरफेस टच कर रहा है, तो लॉन्गेस्ट साइड ये विड्थ थियरी और ये थिकनेस होती है। सेकंड बार में उसने ऐसे खड़ा कर दिया, तो ये लॉन्गेस्ट और ये थिकनेस टी आ गई और ये विड्थ बी ऊपर आ गई। दोनों केस में सरफेस टेंशन की वजह से कितना फोर्स डेवलप हो जाएगा इसके ऊपर ये पूछा है। तो आओ बच्चों हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में वो कहना क्या चाहता है बच्चों। वो कह रहा है अ रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ डायमेंशन जो भी दे रखी है मैंने, इज प्लेस्ड विद द लार्जेस्ट फेस फ्लैट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो पहले में पूछा व्हाट इज द डाउनवर्ड फोर्स ऑन द प्लेट ड्यू टू सरफेस टेंशन। सेकंड में पूछा इफ द प्लेट इज प्लेस्ड वर्टिकली सो दैट द लॉन्गेस्ट साइड जस्ट टचेस द वाटर सरफेस, फाइंड द डाउनवर्ड फोर्स ऑन द प्लेट। देख बच्चे मैं तुम्हें एक बात बताता हूं बच्चों, जब ये बुक ऐसे रखेंगे अपन इस प्लेट को, तो देखो एक साइड ये रही L और एक साइड L ये रही, 2L हो गया, ये B है और ये B है, तो 2B, तो 2L और 2B। हम जानते हैं सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, T इक्वल टू F बाई टोटल लेंथ, ये मास्टर फॉर्मूला। तो F इक्वल टू टन ली TL, पर इसमें कितने L है, 1 2 3 और 4, 2 बार L 2 बार B, तो 2 बार L और 2 बार B लगा दो इस L की जगह, तो F आ जाएगा टोटल। ये L और B सेंटीमीटर में दे रखे हैं, तो अपॉन 100 से मीटर बन गया ये वाला। सरफेस टेंशन वहां से पिक किया, तो बच्चों ये फोर्स आ गया। अगर मैं कहता हूं लॉन्गेस्ट साइड नीचे की तरफ है, तो बच्चों लॉन्गेस्ट साइड का मतलब ये हो गया ये इस तरह का केस है। तो पानी को टच कौन कर रहा है, ये लॉन्गेस्ट साइड, एक तो L और ये वाला भी L टच कर रहा है, इधर वाला भी। और वेट में T, ये वेट भी आएगी अब अब ये थिकनेस टच कर रही है, T उधर T, तो हम B की जगह T लगाना है बच्चों आपको। तो 2L प्लस T, क्योंकि F होता है TL, L की जगह एक L ये, एक L वो, एक T और एक T, B का कोई लेना देना नहीं, पानी के सरफेस पे रखा गया ऐसे। तो इसलिए बच्चों ये वैल्यू पुट की। हाँ ये mm है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, इसलिए 0.002 लिखा गया और बाकी 100 से डिवाइड किया। तो बच्चों ये इसका आंसर हो गया। ब्यूटीफुल क्वेश्चन था ना बच्चों, ये कॉपी इट। प्यारे बच्चों अब हम टाइप 3 स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नेम है बच्चों एक्सेस प्रेशर पर बेस्ड प्रॉब्लम। एक्सेस प्रेशर के बच्चों ये वाले फॉर्मूले हमने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिए थे बच्चों, ठीक है। ओनली ड्रॉप का, बबल इन लिक्विड
और बबल नीचे डेप्थ पे हो और एटमॉस्फेरिक प्रेशर काउंट करो तो पी नोट लास्ट वाले में ऐड होता है। लास्ट क्वेश्चन देखना बहुत अच्छा मिलेगा आपको। तो ये जो फॉर्मूला ना बच्चों, इस पर बेस जनरली हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे। और दूसरा, अगर सरफेस एनर्जी की बात करेगा तो हम पहले से जानते हैं टी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डब्ल्यू बाई डेल ए। तो डब्ल्यू इक्वल टू टी डेल ए, तो डब्ल्यू मैंने वर्क, यहीं से सरफेस एनर्जी टी इंटू डेल ए से आ जाती है। तो कुछ बेसिक प्रॉब्लम इसकी भी करेंगे अपन। तो आओ बच्चों हम समझते हैं एक्सेस प्रेशर, थोड़ा सा सर्विस एनर्जी का प्रॉब्लम। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट प्रॉब्लम, पहले बच्चों ये प्रॉब्लम जो है एक्सेस प्रेशर को लेकर है। बच्चों एक्सेस प्रेशर के दो नाटक थे, एक ड्रॉप का था, एक बबल का था। ये बबल को लेकर है। तो आओ बच्चों इस प्रॉब्लम को हम स्टेटमेंट देखते हैं क्या कहता है। वो हमें कहता है द सरफेस टेंशन ऑफ बबल इज 0.03 न्यूटन पर मीटर, फाइंड एक्सेस प्रेशर इन द बबल इफ रेडियस इज 1 mm। तो बच्चों कुछ भी नहीं करना, ये एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला होता है। हमें अपने भगवान से, अपने गॉड से कहना है टी और आर दे दे। तो टी बच्चों उसने देखो प्रॉब्लम में देखिए यहाँ कितना दिया हुआ आपको, टी 0.03, तो ये टी लिखा हुआ। रेडियस 1 mm, अगर मीटर में चेंज करोगे तो अपॉन 1000 तो 10⁻³ मीटर। इन दोनों को यहां पुट किया बच्चों 120 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। सिंपल सा डायरेक्ट टी और आर गिवन था, इसमें कुछ भी बड़ा साइंस नहीं लगा था। कॉपी इट। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम का भी स्टेटमेंट से पहले मैं प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करता हूं। बच्चों ये दो ड्रॉप का प्रॉब्लम है। एक ड्रॉप का एक्सेस प्रेशर दूसरी ड्रॉप के एक्सेस प्रेशर से बच्चों 4 टाइम्स दिया हुआ था। तो उनके मास का रेशियो पूछा था। तो बच्चों आपको करना क्या होगा, एक्सेस प्रेशर की हेल्प से रेडियस का रिलेशन निकाल लेना 4T/R वाले फॉर्मूले से, और ड्रॉप है तो 2T/R से। वो रेडियस के रिलेशन के बाद बच्चों होता है मास का फॉर्मूला डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम में R आता है और डेंसिटी दोनों की अगर सेम है तो बच्चों इजिली आपका आंसर आ जाएगा। तो आओ बच्चों इस तरह की प्रॉब्लम का हम स्टेटमेंट देखते हैं वो कहना क्या चाहता है। बच्चों हमें कहता है द एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ वाटर इज 4 टाइम्स द अनदर ड्रॉप, देन देयर रेस्पेक्टिव मास रेशियो इज। तो बच्चों देखो, एक्सेस प्रेशर ड्रॉप के लिए 2T/R होता है, एक काम खत्म। P1 2T/R, P2 2T/R मान लो। वो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक का दूसरे से जो प्रेशर का रिलेशन है बच्चों, वो अपने को इसमें कहता है कि 4 टाइम्स है बच्चों, ये हमें कह रहा है वो। तो हमने क्या किया, P1 को लिख दिया 2T/R 4 और P2 को लिख दिया। इससे एक रिलेशन मेरे पास आ गया R' इक्वल टू 4R के नाम से। अब M1/M2 मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो पहली जो ड्रॉप है अपने पास उसका रेडियस R है, सेकेंड जो ड्रॉप है उसका रेडियस बच्चों R' है। तो मैंने पहली वाली का डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दिया, दूसरी वाली के डेंसिटी इंटू वॉल्यूम पर R' की जगह 4R पुट कर दिया यहां से लाके। ये आपके पास रिलेशन था तो R' की जगह हमने 4R पुट किया बच्चों, यहाँ डायरेक्ट ही वो पुट के तो 1/64 आंसर आ गया। वापिस देख, पहले एक्सेस प्रेशर लिख लें। इनका ये कंडीशन पेपर में क्वेश्चन में गिवन थी, मतलब पेपर का मतलब आपके प्रॉब्लम में गिवन था। वो उससे हमने रेडियस का रिलेशन निकाला। मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो पहली ड्रॉप का 4/3 पाई R, दूसरी ड्रॉप का 4/3 पाई R' का क्यूब, पर R' या 4R है वो रखा तो बच्चों 1/64 आंसर आ गया। गुड क्वेश्चन था, कॉपी इट। प्यारे बच्चों, एक्सेस प्रेशर पे छोटे से प्रॉब्लम और भी बहुत प्यारा आता है बच्चों। ये प्रॉब्लम कहता है कि मेरे पास दो बैलून है जिनका रेडियस R1 R2 है, बीच में एक रिबन लगा हुआ है। अगर हम इस रिबन को ओपन कर दें तो इनके साइज पे क्या इफेक्ट होगा, क्या दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्या एक छोटा एक बड़ा, क्या होगा ये पूछेगा। तो बच्चों आपको बोलना है जो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला होता है ना बच्चों, बेसिकली वो होता है 4T/R। तो जिनका R कम होगा उन पे प्रेशर ज्यादा आएगा, इंटरनल प्रेशर भी ज्यादा होगा उनका। इसका मतलब यह हाई प्रेशर होगा क्योंकि R कम है और यह लो प्रेशर है, और एयर का फ्लो हमेशा हाई से लो होता है तो हवा इधर से इधर चली जाएगी। तो बच्चों ये और छोटा होता जाएगा, ये और बड़ा होता जाएगा। बस ये इसका आंसर था। तो ऐसी प्रॉब्लम के बच्चों स्टेटमेंट की जरूरत नहीं थी, बस सिर्फ याद रखना कि अगर हम रिबन को ओपन करेंगे तो छोटे वाला और छोटा, बड़े वाला और बड़ा होगा। तो एक्सप्लेन द साइज ऑफ बबल्स की बात करेगा तो इस तरह से आंसर देना है। क्लियर बच्चों, कॉपी इट। देखो प्यारे बच्चों, जो प्रॉब्लम अब हम डिस्कस कर रहे हैं ये भी कुछ एक्सेस प्रेशर को लेकर ही है। बच्चों स्टेटमेंट से पहले मैं प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करता हूं। देखो बच्चों, उसने एक प्रॉब्लम ऐसा पूछा जिसमें एक्सेस प्रेशर का रेशियो गिवन था। इस एक्सेस प्रेशर के रेशियो की हेल्प से आपको सरफेस एनर्जी का रेशियो निकालना था। बच्चों सरफेस एनर्जी प्रोपोर्शनल टू R² होती है ना, तो हमें R चाहिए होगा। तो एक्सेस प्रेशर की हेल्प से हम R पकड़ेंगे और सरफेस एनर्जी हम पुट करेंगे तो आंसर आएगा। आओ बच्चों हम इस प्रॉब्लम का स्टेटमेंट देखते हैं क्या कहना चाहता है वो हमें कहता है 2 सोप बबल्स है प्रेशर डिफरेंस रेशियो 1:2। क्लियर,
व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एनर्जी, ये उसने कहा है। तो बच्चों एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला तो ये होता ही है, हमने पहले ही पढ़ लिया था। तो डेल्टा P1 बाई डेल्टा P2 R2 बाई R1, ये P1 बाई P2 1:2 गिवन है बच्चों। तो इससे R2 बाई R1 1/2 निकाल लिया अपन ने, ठीक है। R2 बाई R1 निकाल दिया। और सरफेस एनर्जी देखो W है, T इंटू डेल है, T इक्वल टू W बाई डेल है, तो W प्रोपोर्शनल टू डेल है। और सरफेस का एरिया जो होता है स्फीयर में वो 4πr² होता है। तो बच्चों W प्रोपोर्शनल टू R² आ गई, तो W की जगह मैंने U लिख दिया, तो U1 बाई U2 R1² बाई R2², R1 R2 ये रहे बच्चों आपके पास, इसका उल्टा लिख दो तो 2/1 का स्क्वायर, तो 2/1 का स्क्वायर का मतलब हो गया 4:1। वापिस देख, डेल्टा P1 बाई डेल्टा P2 R2 बाई R1, क्योंकि नीचे आ रहा है तो 1/2 है, तो R1 बाई R2 क्या हुआ 2/1 हुआ, तो R1 बाई R2 2/1, तो 4:1 हो गया ना। और सरफेस एनर्जी प्रोपोर्शनल टू R² है, ये याद कर लो, क्योंकि सरफेस एरिया पे डिपेंड। देखो प्यारे बच्चा, सबमर्सिबल फॉर बेसिक सिंपल सा प्रॉब्लम हम देखते हैं। अब बच्चों स्टेटमेंट से पहले प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करता हूं। देखो बच्चों, सबमर्सिबल में एक्सेस प्रेशर 40/R होता है और वर्क डन निकालना उसका, तो T इंटू डेल इंटू 2 करना पड़ता है 2 सरफेस की वजह से। तो बच्चों बस इसने कुछ नहीं पूछा है इस प्रॉब्लम में बच्चों, एक्सेस प्रेशर और वर्क डन के रेशियो पूछे। तो आओ बच्चों इसका स्टेटमेंट देखते हैं क्या कहता है। वो कहता है 2 सबमर्सिबल्स हैव रेडियस इन द रेशियो 2:3, कंपेयर द एक्सेस प्रेशर इनसाइड दिस बबल, ऑल्सो कंपेयर द वर्क डन इन ब्लोइंग दिस बबल्स। देखो बच्चों मेरी बात सुनो, बबल का R1 R2 ये दे रखा था, तो R1 बाई R2 2/3 हो गया। एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला 40/R होता है, तो इनका रेशियो पूछा तो R2 बाई R1, तो ये R1 बाई R2, इसका उल्टा आंसर हो गया। वर्क डन होता है T इंटू 4πr², 2 इसलिए लगाते हैं कि 2 सरफेस हैं, तो वर्क डन डिपेंड रेडियस पे कर रहा है। W1 और W2 R1² बाई R2², R1 बाई R2 2/3 दे रखा है, अगर ये 2/3 दे रखा तो बच्चों 4/9 आंसर हो गया। तो ये टाइम पास क्वेश्चन था, सिंपल सा, पर बच्चों इसके बेसिक फॉर्मूले पता होंगे तो इजीली आप कर पाओगे। कॉपी इट। बच्चों देखो, एक्सेस प्रेशर की एक और ब्यूटीफुल प्रॉब्लम आपको बताता हूं। कई बार क्या होता है बच्चों, किसी ड्रॉप का या बबल का एक्सेस प्रेशर ऐसे बोलता है ऑयल कॉलम ऑफ हाइट से बैलेंस हो रहा है। ऑयल कॉलम ऑफ हाइट, चाय कॉलम ऑफ हाइट, दूध कॉलम वाला हाइट, कुछ भी बोल दे, फलानी कॉलम ऑफ हाइट बोलता है ना, तो बच्चों इसका मतलब है रोजीएस से बैलेंस करना होता है। जैसे मैं इसमें बोलूंगा कि एक्सेस प्रेशर रोजीएच का मतलब गया ऑयल कॉलम ऑफ हाइट, उसमें रोजीएच सब कचरा मचरा दिया होता है बच्चों। और एक अधिक प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पढ़ता हूं, फिर किसी भी तरह का प्रॉब्लम आएगा आप इजीली कर पाओगे। तो देखिए बच्चों, इसके स्टेटमेंट में वो अपने को कहना क्या चाहता है। वो इस प्रॉब्लम में हमें सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है, if the excess pressure inside a soap bubble is balanced by oil column of height 2 mm, then the surface tension of soap solution will be, रेडियस दी हुई है और डेंसिटी दी हुई है उसने बच्चों। देखो बच्चों, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ऑयल कॉलम ऑफ हाइट का मतलब एक्सेस प्रेशर ओजीएस से बैलेंस हो गया उसका, ये पहला चीज खत्म। यहां से टी निकाल दिया। अब रो दे रखा बच्चों, आप प्रॉब्लम में पढ़े 0.8 ग्राम पर सीसी, मैंने ऐसे कैसे लिख दिया बच्चों को समझाने के लिए। G 9.8, H 2 mm और R 1 सेंटीमीटर अपॉन 4। अब ये बच्चों सारे के सारे यूनिट सेम होने चाहिए, MKS, SI, CGS कोई एक में होने चाहिए। तो मैंने इसको SI यूनिट में मतलब मीटर MKS वाली में चेंज कर लिया। तो कैसे क्या, 0.8 ग्राम को अगर किलोग्राम बनाओगे तो 1/1000 करोगे, और सीसी बने होता है सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर होता है 1/100 मीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब तो 1/10⁶ हो गया। ये पूरा कचरा मचरा मीटर या आ गया आपके पास किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। इससे ये इंपॉर्टेंट है, सीसी क्यूब, सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, तो 3 बार सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर अपॉन 100 अपॉन 100 अपॉन 100 10⁶ हो गया। कहना सर आप तो बहुत ही स्मार्ट हो बच्चों, मैं बचपन से ऐसा हूं। ये 9.8 हो गया, एमएम को मीटर में चेंज कर लिया और सेंटीमीटर को अपॉन 100 कर दिया, इसको अपॉन 1000। सॉरी क्या बच्चों, ये आंसर आ गया। पर इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉब्लम चेंज हो के आती रहती है, ठीक है ना। ऑयल कॉलम ऑफ हाइट बोला, अगली बार कुछ और बोल देगा मर्क्यूरी कॉलम ऑफ हाइट, तो बच्चों उसका रो दिया होगा यहाँ, वो पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चों, कॉपी इट। और मेरे प्यारे बच्चों, एक्सेस प्रेशर बेस्ड एक बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम हम समझते हैं। बच्चों प्रॉब्लम के स्टेटमेंट से पहले मैं प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करता हूं। देखो बच्चों, जब एक बबल होता है तो बबल जब होता है तो उसके इनसाइड और आउटसाइड प्रेशर का डिफरेंस 40/R होता है, पर बबल जब पानी के अंदर होता है बच्चों तो वो 2T/R बनता है, क्योंकि बबल के एक ही सरफेस काम आती है, इनर वाली। अगर हमारे हाथ में बाहर है तो 2 सरफेस, इनर आउटर, तो 40/R होता है। क्लियर। अब बच्चों इसमें क्या पूछा है, इसने बबल के इनसाइड का प्रेशर पूछा है। कब पूछा है, जब बबल 10 सेंटीमीटर डेप्थ पर एक पानी के अंदर था और ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेशर भी था, तो इनसाइड कितना प्रेशर होगा। तो बच्चों मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं। देखो
अगर बबल पानी के अंदर नहीं होता तो 4t/r होता, पानी के अंदर आती 2t/r हो गया, और डेप्थ देखोगे तो उससे ρgh एक्स्ट्रा भी आएगा। ठीक है, तो 2tr प्लस ρgh, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है तो P एटमॉस्फेयर भी आएगा। तो बच्चों इनसाइड का प्रेशर ये हो जाएगा इसका P एटमॉस्फेरिक, ऊपर से ρgh पानी का प्रेशर, और प्लस 2t/r ड्यू टू सरफेस टेंशन, और इसमें बदल में एक ही सरफेस काउंट होगी इस केस में, इनर वाली। तो बच्चों जब इन वैल्यू को पुट करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है ना, रो अपने पास डेंसिटी ऑफ वाटर 1000, जी 10 होता है, और एच 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया, अपन 100 कर दिया, तो एक सेक्शन खत्म। अब 2t/r, टी प्रॉब्लम में डायरेक्ट गिवन है और r 0.1 mm है, तो मीटर में चेंज करने के लिए 1000 डिवाइड कर दिया, इसे सोल्व किया बच्चों, तो इनसाइड प्रेशर इतना आ गया। तो इसे गुड क्वेश्चन है। तो कभी भी कोई बबल अगर पानी के अंदर आए तो बच्चों ρgh भी ऐड होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऐड होगा। हाँ, अगर ये सिस्टम क्लोज होता तो P एटमॉस्फेयर छोड़ देना। क्लियर बच्चों, क्योंकि उसके क्लोज है तो पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही नहीं है। ठीक बच्चों, कॉपी इट। प्यारे बच्चों, लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉब्लम है। ये भी सेम वही है बच्चों, वाटर के अंदर एक बबल है, उसके ऊपर हमें स्टडी करना है। देखो जो लास्ट प्रॉब्लम था उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ था, डेप्थ का प्रेशर चाहिए था, और एक अपने को चाहिए था सरफेस टेंशन का प्रेशर। 3 प्रेशर की जरूरत थी। इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जगह बैरोमेट्रिक प्रेशर लिखा जाता है वर्ड। जब बैरोमेट्रिक प्रेशर लिखेगा तो बच्चों उसमें P एटमॉस्फेयर को ρgh लिखना होता है। आओ बच्चों इस तरह की स्टेटमेंट देखते हैं, तो एक टाइप और एक्स्ट्रा आपको पता लग जाएगी बच्चों। देखिए बच्चों, इस प्रॉब्लम में वो कहना क्या चाहता है वो समझते हैं अपन बच्चों। वो हमें कहता है बच्चों इसके अंदर, कैलकुलेट द टोटल प्रेशर इनसाइड ए स्फेरिकल बबल ऑफ रेडियस 0.2 mm फॉर्म्ड इनसाइड वाटर at a depth of 10 centimeter. Surface tension of water at a depth of 10 centimeter is 79 per centimeter. Barometric pressure is 76 centimeter and density of mercury is 13.6 gram per centimeter cube, और स्मॉल जी दिया हुआ है। अब ये एक संकट नया आ गया बच्चों। तो इसमें आपको एक काम करना है बच्चों, टोटल प्रेशर अगर आपको उसमें कैलकुलेट करना है तो ये एक फॉर्मूला बच्चों ये याद कर लीजिए कि टोटल प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम ऑफ 10 सेंटीमीटर डेप्थ का, और प्लस आपके पास आ जाएगा एक्सेस प्रेशर। तो 3 प्रेशर हो गए। बैरोमेट्रिक प्रेशर को बच्चों यहां ρgh, एच ρg लिखते हैं, उसको ρ'(g')(h' कर देंगे, और प्लस 2t/r होता ही अपने पास, क्योंकि जब लिक्विड के अंदर बबल है तो 4t/r नहीं लिखते। बस अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें जो पहला मैंने लिखा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसमें आपको बच्चों ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि जो मैंने H लिखा वो 76 है, रो 31.6 मरकुरी की है, और G इसमें 980 है। बाकी सब डाटा वैसा का वैसा पुट कर दिया और बच्चों ये आंसर आ गया। आपको मैं एक बात कह रहा हूं, क्या होता है जब वाटर के अंदर कोई बबल होता है ना बच्चों, तो 3 प्रेशर काम करते हैं, एक एटमॉस्फेरिक, एक डेप्थ वाला, एक 2t/r वाला। अब एटमॉस्फेरिक ये तो डायरेक्ट गिवन होता है, अगर डायरेक्ट गिवन ये तो मरकुरी के किसी कॉलम वाला वर्ड यूज करते हैं, तो ρgh लगा के बच्चों इसमें आंसर आ जाता है। और ये बैरोमेट्रिक प्रेशर कॉन्सेप्ट को हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आप देख सकते हैं बच्चों। इसको अभी सिर्फ इतना समझना कि P एटमॉस्फेरिक को ρgh मरकुरी की डेंसिटी और मरकुरी का जो दे रखा है इसने H, वो लगाएंगे तो आंसर बन जाएगा। क्लियर, कॉपी इट। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इस तरह के आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए 2 वे हैं बच्चों। 2 वे बताने से पहले मैं 2 पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। मेरा फर्स्ट पॉइंट ये बच्चों, इन वीडियोस में आपके कंटेंट से कंप्रोमाइज नहीं किया गया है। इन वीडियो को कॉपी करने में आपको टाइम जरूर लगेगा, पर इससे बच्चों आपके बेस नोट इतने अच्छे बन जाएंगे कि आप किसी भी कॉम्पिटिशन में इजिली सक्सेस हो जाएंगे। आप कभी मत सोचना इसमें टाइम बहुत लगता है बच्चों, आउट ऑफ बॉक्स काम करोगे, ज्यादा टाइम लगाओगे तभी सक्सेस मिलती है। इसलिए वीडियो से आप अपने बेस नोट बनाइए, और वो अल्टीमेट बेस नोट होंगे क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाए गए वीडियोस हैं। सेकंड बात और बोलता हूं बच्चों, अगर आप इंडिया में कहीं भी कोचिंग ले रहे हैं, आपको लग रहा है हम तो बड़े सेंटर में पढ़ते हैं, तब भी बच्चों ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। जो भी चैप्टर आपके टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं उससे पहले आप घर में ये वीडियो देख के जाएं। अगर आप देख के जाएंगे तो पूरे ईयर आपका कॉन्फिडेंस हमेशा अप रहेगा। अगर वो कॉन्फिडेंस आपका अप रहेगा बच्चों तो सक्सेस के चांस ज्यादा बढ़ेंगे। तो आओ बच्चों मैं 2 वे बताता हूं इन वीडियोस को लेते कैसे हैं, देख कैसे सकते हैं बच्चों। इस वीडियो को देखने के लिए आपके पास 2 वे हैं। फर्स्ट है कि modiclasses.com नाम का एक वेबसाइट है मेरा, उस वेबसाइट को विजिट करके आप ये वीडियो परचेज कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल प्राइस पे आपको मिलेंगे, पूरे 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा, उससे वीडियो बच्चों आप ले सकते हैं इस वेबसाइट पर जाकर। सेकंड ऑप्शन है आप बच्चों, सेकंड ऑप्शन है मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए। आप पूछेंगे कौन सा ऐप डाउनलोड करना और कैसे करना है, तो बच्चों ये डिपेंड करता है कि पास फोन कौन सा है। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो बच्चों मॉडल क्लासेस नाम से ऐप डाउनलोड कीजिए, इसके अंदर जाएंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपके पास iOS एप्पल का फोन है तो बच्चों माई इंस्टीट्यूट नाम से एक ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें कोड आपसे मांगा जाएगा, उस कोड का नाम है XEQTB।
माई इंस्टीट्यूट के बाद जो कोड मांगेंगे उसमें एक्सीक्यूटीवी, अगर आप एक्सीक्यूटीवी भरेंगे तो वो ऐप डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद वहां से आप वीडियो खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इन वीडियो में आपको ऐसा स्क्रीन दिखाई देगा, इसमें नीचे लिखा हुआ आएगा बाई नाउ। बाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो जैसा जैसा वो बोलता जाएगा वैसा आप करते जाएं, ये वीडियो आपके पास एकदम स्टार्ट हो जाएंगे। बच्चों, यही बेस्ट वे है आपको। बच्चों, अगर सक्सेस चाहिए तो फिजिसिटर सर के ये वीडियोस आप परचेज कीजिए। थैंक यू वेरी मच।